30s वाली स्टेज में आते हैं तो आपको लगता है कि आप बस खत्म है। जो मोटा शरीर है तो उसमें बीमारियां भी तो कई सारी आती हैं। जी। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हेल्दी रहना और सुंदर दिखना, ये दोनों गोल्स को आप एक साथ रीच कर सकते हैं। बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब है कि बॉडी शेमिंग करो। ओजेम्पिक का काम है कि खाना भूख बिल्कुल मार देती है। बिना एक्सरसाइज के आप मसल गेन नहीं कर सकते। कीटोजेनिक डाइट का बेसिकली फंडा है हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट। मेनली आपकी प्लेट में सबसे ज्यादा क्वांटिटी सब्जी और सैलेड की होनी चाहिए। बीमारी की वजह से वेट नहीं बढ़ रहा है, वेट बढ़ा है इसलिए बीमारी हुई। घर पे बैठे सिर्फ डाइट करके आप वेट कम कर सकते हैं। तो विद एज आपका हार्मोनल हेल्थ इफेक्ट होती है और उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो वजन कम करना स्लो हो जाता है। प्रेगनेंसी के बाद जो वेट बढ़ता है उन लेडीज के लिए कुछ टिप्स, कुछ चीजें बताइए। इट टेक्स हार्ड वर्क। कोई एक फिटनेस टिप जो आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है वो? मेरे हिसाब से तो ये बकवास है। नमस्ते दोस्तों, आजकल वजन घटाने के नए नए तरीके सामने आ गए हैं। कोई ओजेम्पिक टाइप की जो दवाएं हैं उसका इस्तेमाल कर रहा है, कोई इंजेक्शन लगवा रहा है, कोई सर्जरी करवा रहा है। तमाम तरह के शॉर्टकट्स हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है कि ये आपके लिए ठीक हैं क्या। सोशल मीडिया पर जाइए, देखिए, हर दूसरे दिन आपको क्विक फिक्स टाइप के कुछ इस तरह के वायरल चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो इसी को समझने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए हमारे स्टूडियो में आज दीक्षा छाबड़ा जी मौजूद हैं, जो इन तमाम विषयों पर बात करती हैं, उन गहराई से उन विषयों को समझती हैं और वो सामने लेकर आती हैं। मिसेस बॉडी फिट का खिताब उनके नाम है, टेडएक्स स्पीकर हैं और भी बहुत सारे खिताब उनके नाम है। तो आइए सीधे उनके पास चलते हैं, बात करते हैं, समझते हैं। दीक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अरविंद जी। फाइनली हम मिल ही रहे हैं। बहुत लंबे समय से ये कोशिश चल रही थी। जी जी। एंड थैंक यू सो मच कि आप बेंगलुरु से दिल्ली तक का सफ़र इस पॉडकास्ट के लिए आपने तय किया है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत सारे सवाल हैं और जी। आपको पता ही है किस तरह से तमाम चीज़ें चल रही हैं और कहीं ना कहीं उसमें मनी माइंडेड चीज़ें ज़्यादा एलिमेंट वो प्रभावी हैं। जी उस पर हम बात करेंगे। और ख़ास तौर से जो विमेन सेंट्रिक जो मोटापा होता है, ओबेसिटी होती है, आप उसमें भी बहुत हेल्प करती हैं। जी। मैंने देखा है, समझा है। जी। लेकिन सबसे पहले आप बताइए अपनी उस जर्नी के बारे में। मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग रहा कि आप खुद इस तरह की चीज़ों में रही हैं, प्रॉब्लम में रही हैं, उससे आपने पार निकली हैं और लोगों की मदद कर रही हैं। वो क्या जी। लम्हा था, वो किस तरह की प्रॉब्लम थी जिसमें आप आगे आईं? अरविंद जी, अक्सर औरतें पोस्ट प्रेगनेंसी में वेट गेन करती हैं, हाँ। बट मेरा वेट गेन मेरे बेटे के 5-6 साल के होने, जब वो हो चुका था 5-6 साल का, तब सडनली बढ़ा था। अरे एंड मेनली उसका रीज़न था थोड़ा सेडेंट्री लाइफस्टाइल था। मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी जॉब के साथ जगल कर रही थी और कहीं ना कहीं नाकामयाब हो रही थी। तो सारा प्रेशर जो है वो समय ना मिलने के वजह से, एक्सरसाइज ना करने का और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए खाने पे था। इसके वजह से कब वज़न 100 kg तक बढ़ गया पता ही नहीं चला। और फिर एक टाइम ऐसा आया जब सेहत जवाब देने लगी और आपको जब डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो पता चला कि मुझे PCOD है, थायराइड है, मैं ओबेसिटी की कैटेगरी में हूँ। तो उम्र शायद मेरी तब 29 या 30 साल थी, बट जिस तरह की बीमारियाँ थी उस तरह से किसी 54 या 55 ईयर ओल्ड वुमन के जितनी जैसी मेरी हेल्थ थी। तो वो काफ़ी अलार्मिंग था मेरे लिए। और वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई जहाँ पर मैंने अपनी बेसिक चीज़ों पर पहले काम किया कि थोड़ा एक्सरसाइज पर ध्यान दें, थोड़ा डाइट पर ध्यान दें। और फिटनेस एक ऐसी जर्नी है जिसमें आप रोज़ कुछ नया सीखते हैं अपने बारे में। True. और ऐसे ही सीखते सीखते 1 साल में मैंने अपना तो वज़न घटा ही लिया, 35 किलो मैंने घटाया। अच्छा। उसके बाद मैंने मिसेस इंडिया के लिए अप्लाई किया, उसे जीता। वहीं पे मुझे मिसेस बॉडी फिट भी मिला। वेरी नाइस। और मिसेस इंडिया के बाद मैंने अपनी क्वालिफिकेशंस इसी फील्ड में स्टार्ट की, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज में, क्योंकि मुझे यही करना था। तो मिसेस इंडिया को मैंने एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करके फिर ये सोचा कि जैसे मैं परेशान हुई हूँ इतने टाइम अपनी सेहत को लेकर, और एक तरह से जब बच्चा हो जाता है, आप वो अर्ली 30s वाली स्टेज में आते हैं तो आपको लगता है कि आप बस ख़त्म है, यही है लाइफ। आप घर की जिम्मेवारियाँ, करियर पे ध्यान दो और जो बच्चा टाइम है वो अपने बच्चों को संभालने के लिए। तो ऐसे ना हम में से बहुत औरतें लॉस्ट फील करती हैं, मैं भी करती थी। तो मुझे लगा ये चीज़ पर काम करना चाहिए। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला दैट आई वांटेड टू हेल्प ओनली विमेन
अभी भी मैं सिर्फ औरतों को ही ट्रेन करती हूँ जो एक्चुअली में प्रेगनेंसी के बाद के वेट के साथ बहुत जूझ रही होती हैं, रोज के रोज उनको मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली हर तरह के दौर से गुजरना पड़ता है। जाहिर सी बात है। आपको भी लगा क्या कि जब इस तरह की प्रॉब्लम थी उस समय का आपका कॉन्फिडेंस लेवल? और जब बिल्कुल उस ही नहीं था, है ना? कॉन्फिडेंस ही नहीं था, नहीं था। कॉन्फिडेंस नहीं था, सेल्फ डाउट था। कोई छोटे से छोटे, जैसे वर्क प्लेस में जो कुछ डिसीजंस आपको लेने, मैं एक ऐसी डिसिसिव पोजीशन पर थी जहाँ मुझे कुछ डिसीजंस देने होते थे, वो तक आपका इम्पैक्ट करने लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप अब सोसाइटी में फिट नहीं है। आप एक देखेंगे जो एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली और जो अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, अपना डाइट का ध्यान रखते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपको अलग ही दिखेगा। द मोमेंट दे एंटर द रूम, सिर्फ वो उनके लिए वो थम जाता है वो जगह। तो ये कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं कि लोग उन्हें कुछ ऐसा फील करा रहे हैं अलग से, वो खुद अपने बारे में ऐसा फील करते हैं। जब आप मेहनत करके उस चीज़ को रीच आउट करते हैं ना, तो वो दिखता है। एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर अपीयरेंस कि आप कैसे दिख रहे हैं या कितना वजन घटा लिया, कितने मोटे हैं, कितने पतले हैं। अगर आप फिट हैं और अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं तो आप अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंट रहते हैं, है ना? और जब मैं कंपेयर करती हूँ अपनी 10 साल पहली दीक्षा को से अपने आप को खुद, तो मुझे लगता था आई डोंट मैटर ओनली। आप ना बच्चे के फंडामेंटल ईयर्स को एंजॉय कर पा रहे हो एज अ मदर, ना आप काम पर फोकस्ड हो, आपको लग रहा है कि घर और बाहर की चीज़ों में ही मैं फंसी हूँ और यही है अब मेरी लाइफ। तो कहीं ना कहीं आप एक बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंशियल एंटिटी अपने आप को खुद ही बना लेते हो। बिल्कुल। और मैं बचपन में काफ़ी एक्टिव बच्ची हुआ करती थी, वेरी सोशल चाइल्ड। तो उस पर्सनालिटी से मैं इस पर्सनालिटी को रिलेट नहीं कर पाती थी, अब कर पाती हूँ। तो मुझे लगता था व्हाट हैव आई डन टू माई सेल्फ। तो ये काफ़ी डाउटफुल सिचुएशन हो गई थी उस समय। अच्छा, आज के वक्त में कुछ ऐसे भी वर्क को मैं देखता हूँ, कुछ ऐसी लड़कियां, महिलाएं जो ओबीज हैं, वजन बढ़ा हुआ है, बट उनका अब अलग तरह का नारा होता है कि मैं जैसी हूँ वैसे ही मुझे पसंद करो। एक टर्म भी यूज करती हैं, बॉडी पॉजिटिविटी, बॉडी शेविंग की बातें होती हैं। तो मैं मतलब सिर्फ एक दिखने वाली ही तो बात नहीं है ना। मैं सोचता हूँ कि जब आप वजन आपका बढ़ता है तो साथ में कई सारी प्रॉब्लम्स भी तो आती हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दिखने वाली बात है। जब जो मोटा शरीर है तो उसमें बीमारियां भी तो कई सारी आती हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, लोगों ने ना फिटनेस को एक अपीयरेंस से जोड़ दिया है कि अगर आप एक तरह के दिख रहे हैं तो ही आप फिट हैं। बट अब आज के समय में इतनी सारी चीजें हमें पता है, इतने सारे तरीके निकल चुके हैं जो हेल्दी हैं। तो हेल्दी रहना और सुंदर दिखना, ये दोनों गोल्स को आप एक साथ रीच कर सकते हैं अगर आपकी कोशिश सही हो। रही बात बॉडी पॉजिटिविटी की, तो एक्सरसाइज करना और डाइट करना भी तो बॉडी पॉजिटिविटी का ही पार्ट हुआ ना। आप अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, बिल्कुल। और अगर आप बीमारियां ला रहे हैं तो आप कहाँ से बॉडी के लिए अपनी पॉजिटिव हैं? तो ये एक बहस का मुद्दा है कि 4 लोगों के सामने हमें अपनी इनसिक्योरिटीज को नहीं जाहिर करना, इसलिए हम बॉडी पॉजिटिविटी पे बात करें। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब है कि बॉडी शेमिंग करो। आप बॉडी शेम ना करें किसी को, बट पर्सनली भी अगर आप किसी रीज़न से, किसी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आपका वज़न कम नहीं हो रहा है या आप एक तरीके के दिखते हैं, तो वो एक अलग बात है। बट आप अगर आलस कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि ये बॉडी पॉजिटिविटी है, मुझे नहीं करना है, कोई जिद है, कोई रेवोल्यूशन है, तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, टाइम है और आपके पास इंटेंशन है, तो वाई नॉट। ये बॉडी बनी ही एक्सरसाइज के लिए। अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे, आप किसी चीज़ की जिम्मेवारी नहीं ले सकते आगे चल के। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आप तो काफ़ी टाइम से इससे जुड़ी रही हैं और तमाम तरह के पहलुओं को समझ रही हैं। और जो आजकल शॉर्टकट वाला मसला है, मैं ज़रा इस पे मतलब स्पेशली समझना चाहूँगा, वो क्या है? ओजेम्पिक का नाम आता है, फैट बर्नर पील्स हैं, ये क्या काम करती हैं? ये वाकई मतलब है कारगर, तुरंत रिजल्ट देती हैं, और रिजल्ट देती हैं तो ये सस्टेनेबल है? आजकल फ़ोन उठाए एक नया तरीका आपको रोज़ मिल जाएगा कि ये खाइए तो वेट कम हो जाएगा। फिर सेलिब्रिटीज़ भी आके बात करते हैं कि जिन्होंने ट्राई किया। देखिए, ओजेम्पिक की मैं अगर बात करूं तो ये कोई मैजिक पिल नहीं है। ये डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाती है और इससे भूख कम होती है। तो अगर आप ओबीस हैं
या आप डायबिटिक हैं तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के तो ये मिलती नहीं है, पहली बात। अच्छा। काम ये ज़रूर करती है, बट इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं। एडवर्स इफेक्ट्स ये हैं कि आपको भूख कम हो जाएगी, आपका खाना कम हो जाएगा, बट आपका न्यूट्रिशन तो पूरा नहीं होगा ना। बिल्कुल। न्यूट्रिशन तो आपको खाने से ही पूरा मिलेगा। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मसल लॉस हो जाएगा। तो ओजेम्पिक का काम है कि खाना भूख बिल्कुल मार देती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही भूख नहीं लगेगी। बॉडी के जो साइकिल बनी है, स्पेशली आपकी 3 टाइम आपकी बॉडी एक खाने को डिमांड करती है। हाँ। तो उस समय अगर आप गलत खाना खा रहे हैं तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स वहाँ से आने शुरू करते हैं। कि आप सिर्फ दिन में अगर 3 मील खा रहे हैं, छोटे मील्स खा रहे हैं, एंड दे आर नॉट हेल्दी, तो आपको डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, मसल लॉस हो सकता है, और कई तरह के अंडरलाइन हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं और उसके बाद एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी के शेप को, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे प्रिजर्व करेंगे? बिना एक्सरसाइज के आप मसल गेन नहीं कर सकते। और अगर आपको मसल गेन करना है तो आप बिना न्यूट्रिशन के नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का ना बहुत बैलेंस बना के आपको चलना पड़ेगा। ये शॉर्टकट्स मैं एक तरह से कह सकती हूँ हैं, पर सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए ही है। एक तो ये एक्सपेंसिव है, दूसरा ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकते, तीसरा देयर आर सर्टेन ब्रैकेट्स जो आपको, जिसमें आप फिट बैठेंगे तभी आप इन शॉर्टकट्स को ले सकते हैं। ये सबके लिए नहीं है। इसमें मुझे लग रहा है ये करण जौहर, कपिल शर्मा, राम कपूर, ये लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। ओपनली तो कोई नहीं कह रहा है, बट हाँ, मतलब जिस तरह का ड्रास्टिक वेट लॉस उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं ओजेम्पिक, बाकी लोगों का तो मैम ठीक है, ये करण जौहर का तो बड़ा मतलब भयानक टाइप दिखता है। तो क्या कोई साइड इफेक्ट है या वो वैसे ही होता है? देखिए, करण जौहर ने ओपनली शायद किसी इंटरव्यू में कहा है कि मैं 1 मील अ डे लेता था, ओमैड डाइट। ओमैड डाइट, हाँ। अच्छा। ओमैड पॉसिबल ही नहीं है एक नॉर्मल इंसान के लिए बिना ओजेम्पिक के, है ना। आप पूरे दिन 1 मील पर कैसे रह सकते हैं? वो बहुत, उन्होंने ये भी बोला कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती थी। तो अब करण जौहर इज करण जौहर, ही हैज एन एंटायर फोर्स ऑफ पीपल बिहाइंड हिम, जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, फिटनेस एक्सपर्ट्स आते हैं, जिम में ट्रेनर्स होंगे। तो फिर भी उन्होंने सबसे सेफ तरीके से ओजेम्पिक को यूज किया हुआ है, ऐसा मैं मानती हूँ कि वो 1 मील अ डे ले रहे थे, बट उसके अलावा अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को वो सप्लीमेंट्स के थ्रू ले रहे थे और जिम में जाके ट्रेन करते, तब जाकर भी आप उनका बहुत ही ड्रास्टिक वेट लॉस जो चेहरे पे भी उनके दिख के आ रहा है। तो एज भी का भी फैक्टर हो सकता है, बट ये अगर एक नॉर्मल इंसान इस तरह से करे बिना किसी गाइडेंस के, तो आप सोचिए कितने मल्टीफोल्ड में उसका इफेक्ट अपीयरेंस में ही आएगा। हम बाकी बातें तो भूल ही जाते हैं अभी, बट अपीयरेंस किस तरह से चेंज हो जाएगी। कपिल शर्मा ने तो शुरुआती दौर में मैं देखता था उनके अपने शो में, तो बड़ी कोशिश करते थे, खुद का भी मजाक उड़ाते थे, बट अभी तो काफी चेंज दिख रहा है। तो ये जो दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, तो ये मतलब टिकता है, अगर इस तरह से हो जाए तो ये टिकाऊ होता है, सस्टेनेबल होता है? ये सस्टेनेबल नहीं है, मतलब ओजेम्पिक आप लाइफ लॉन्ग नहीं खा सकते। अच्छा। ओजेम्पिक से आपने वजन कम कर दिया, और अगर आपने सही तरीके से किया, जहाँ आप डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान रख रहे थे, तो आपने जो वेट लॉस किया उसको आप मेंटेन कर सकते हैं आगे सेम प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए। तो चाहे आप ओजेम्पिक ले लें, चाहे आप वेट लॉस की सर्जरी करा लें, कॉस्मेटिक सर्जरी करा लें, बिना डाइट और एक्सरसाइज के आप उसे मेंटेन नहीं कर सकते। ये जो शॉर्टकट्स हैं, दे आर नॉट परमानेंट सोल्यूशन, दे कैन स्पीड अप योर प्रोसेस। ठीक है, आप भी लाखों लोगों को हेल्प कर रही हैं, जितना मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, देख रहा था जी। तो इसमें आपकी जो थ्योरी है, जो उसके प्रिंसिपल, मतलब बेसिक चीज़ें क्या है, मतलब किस आधार पे आप ये वेट लॉस कराती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कैसे काम करता है ये? देखिए अरविंद जी, मैं फाउंडेशन पर काम करती हूँ। ठीक। आप इसे एक पिरामिड की तरह इमेजिन करें। फाउंडेशन है डाइट और एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फिर आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आपकी डेली एक्सरसाइज, वाटर, और सबसे ऊपर आते हैं सप्लीमेंट्स, या इन शॉर्टकट्स का हम उसमें रख सकते हैं, सबसे टॉप पे हम शॉर्टकट्स को रख सकते हैं। मैं काम करती हूँ फाउंडेशन पे। अगर आपकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या डाइट आप पर काम करेगी और किस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, तो आप आगे की सारी चीज़ें फेल हैं। लोग क्या कर रहे हैं कि ऊपर वाले
स्टेज पे जल्दी जाना चाहते हैं, नीचे पर काम नहीं करना मैं भी सोच रहा था कि उसको भी पूछूंगा क्योंकि लोगों की नजर तो है ही और वो बड़ा अट्रैक्टिव है, इसीलिए इतना वायरल होता है कि भाई अरे मार्केटिंग टाइम का भी तो लोगों के पास, हाँ टाइम भी लोगों के पास उतना नहीं, बट बिना फाउंडेशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब कर भी लेंगे तो थोड़े टाइम के लिए है सिर्फ, हाँ, और रिस्क भी है, और ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बेसिक है। अच्छा, बट ये है कि उसके लिए डेडिकेशन चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है, रोज उसकी मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है। इसीलिए हम जैसे एक्सपर्ट्स पिक्चर में आते हैं, जो आपसे कराते बेसिक काम है पर आपको कराते हैं, आपका हाथ पकड़ के आपसे कराते हैं। तो अगर आपके पास इंटेंशन है तो पहले आप सही तरीके से करें, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है या आपको थोड़ा सा स्पीड अप करना है या उसको और बेहतर करना है, देन कम्स सप्लीमेंट्स या ये वेट लॉस पिल्स, जो भी मेजर्स आप लेना चाहते हैं वो बाद में आता है। अच्छा, जैसे मैं फिल्मों में देखता हूँ सेलिब्रिटीज़ की तो खैर उनकी फौज रहती होगी, उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि आमिर खान को अभी एक फिल्म में हम देख रहे हैं तो वो बड़ा ही हेल्दी बल्कि दिख रहा है, दूसरे में बिल्कुल लीन थीन, या फिर उसके बाद कट्स के साथ बॉडी बना लिया, तो ये कैसे होता है? वो इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं जो मेडिसिन और वो है, या फिर ये नेचुरल वे से जा रहे हैं? नहीं, नेचुरल तो पॉसिबल, देखिए एक्सरसाइज तो उन्हें भी करनी पड़ती है, अच्छा, डाइट तो उन्हें भी फॉलो करनी पड़ती है, बट लाइक आई सेड इसको स्पीड अप किया जाता है। कितना फेज में वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो एक ह्यूमन बॉडी के लिए कितना पॉसिबल है नेचुरली, उसमें एज, जेंडर, एथनिसिटी, ये सब चीज़ें काम करती हैं, आपके जेनेटिक्स। तो एक इंसान कितनी जल्दी वजन बढ़ाता सकता है और घटा सकता है, उसमें जेनेटिक्स और जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट, और एज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए आमिर खान का ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में तो 30 सेकंड में दिखा रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर, सही बात है, बट उसके अंदर पीछे स्पैन भी तो हम वो किसी ने बात ही नहीं की। और वो फुली डेडिकेटेड इंसान है तो पूरा टाइम दे सकते हैं, अब दूसरे लोग नहीं दे पाएंगे। एग्जैक्टली, उनका एक रोल है उसमें, हर तरह के कमिटमेंट्स उनके, तो व्हाई विल ही नॉट डू हिज बेस्ट? तो उस पर तो हम बात ही नहीं करते। हाँ, सही बात है। तो अगर फिर भी जैसे आप जो भी तरीका बता रही हैं उसमें मोस्टली है कि फाउंडेशन के आधार पे ही और नेचुरल चीज़ों को ही तरजीह देते हुए आप बताती हैं, उसमें भी ऐसा कुछ है? जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा जल्दी वेट लॉस करना है, लाइक किसी की शादी है, किसी को कोई रोल प्ले करना है, उसमें कुछ टाइम ही है, तो ऐसा है आपके पास आप कोई फिर तरीका? कुछ अलग अलग तरह के डाइट पैटर्न्स या टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी, कीटोजेनिक डाइट होगी। हाँ, मुझे इस पे भी बात करनी थी, ये भी तो बहुत आजकल ये भी ट्रेंड में, बिल्कुल, बहुत सेलिब्रिटीज जो है इस सब की बातें कर रही हैं, ये सेफर ऑप्शंस हैं जो जनरल पब्लिक फिर भी फॉलो कर सकती है। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं, इन दोनों का कीटो डाइट क्या है और जो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसका क्या विंडो होता है, किस तरह से? इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें अगर आपका एक डिसिप्लिन रूटीन है, डिसिप्लिन आवर्स हैं खाने के, तो आप इसे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं और आपको ऐसे एसिडिटी या डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं है अदरवाइज। तो आपने अपने फिक्स टास्क रखने हैं कि मैं लेट्स से 14 घंटे फास्ट करूंगी और 10 घंटे की विंडो में मैं अपने 2 मेन मील्स और एक स्नैक खा लूंगी। कुछ लोग उसको 8 घंटे की भी कर लेते हैं ज़्यादा एक्सट्रीम करने के लिए, बट आइडियली मैं सजेस्ट करती हूँ 14:10 का, कि 24 घंटे में से 10 घंटे के बीच में आप खा लो। तो मान लीजिए आपने 11 बजे एक मील खा लिया, फिर 3-4 बजे आपने एक छोटा सा स्नैक खा लिया, ये छोटा मील ही खा लिया, और फिर उसके बाद शाम को 7-8 बजे करीब आपने लास्ट मील खा के क्लोज कर दिया। ठीक, अब आके पूरी रात आपकी फास्टिंग में जाएगी, आप वैसे भी सोने में निकाल देंगे, तो इस दौरान आपने कुछ भी नहीं लेना है, पानी के अलावा आपने कुछ नहीं लेना है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसके फायदे ये हैं कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरीज कम हो जाती हैं, और आपका एक सेट डिसिप्लिन बन जाता है कि खाने का समय फिक्स्ड हो जाता है। ये बहुत फर्क करता है अपने सिस्टम, बॉडी के लिए बहुत बेहतर होता है। बट नुकसान ये है कि अगर आपने उन मील्स को बैलेंस नहीं किया न्यूट्रिशनली, तो आपको डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि आप सिर्फ 3 मील खा रहे हैं, है ना, उसमें आपने फ्रूट भी खाना है, सैलेड भी खाना है, और दाल रोटी सब्जी जो हमारे घर का बेसिक खाना है, प्रोटीन भी खाना है, सब कुछ खाना है। उसको बैलेंस नहीं करेंगे तो आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब ये मैंने देखा है कि लोग वीडियो देखा लोगों ने और फॉलो करना शुरू कर दिया कि फला नहीं किया था, चलो हम भी कर लें, हम भी ऐसे हो जाएंगे। लेकिन आपके मुताबिक ये सबके लिए नहीं है, सबके बॉडी टू बॉडी डिफर करेगा। अगर आप एक ऐसे वर्क शेड्यूल में हैं, आपका ऐसा करियर है जिसमें आप फील्ड पे रहते हैं, खाने के कोई फिक्स आवर्स नहीं और आप बाहर से खाना ज्यादातर खाते हैं, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई फायदा नहीं है आपको, और अदर आपको कोई एसिडिटी के इशू हो सकते हैं। अच्छा, ये भी एक तो हाँ, वो है। तो ये उनके लिए जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, बट खाने का रूटीन फॉलो कर सकते हैं टाइम वाइज, जिनका सेट रूटीन है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है।
तो अ लॉट ऑफ वुमेन जो हैं औरतों को काफ़ी फ़ायदा करता है, जो स्पेशली क्योंकि अगर इवन इफ शी इज़ वर्किंग तो ज़्यादातर डेस्क जॉब में होते हैं या फिक्स्ड आवर्स होते हैं और ज़्यादातर अपना मील कैरी करके लेके जाते हैं, तो उनका बैलेंस करना हमारे लिए ईजी होता है। और कीटोजेनिक डाइट के बारे में भी बता देती हूँ मैं आपको। कीटोजेनिक डाइट का बेसिकली फंडा है हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट। कार्ब्स जितने कम हो सके, मतलब आपकी डेली कार्ब इनटेक 30 ग्राम से कम होना चाहिए। सो ऑल द कार्ब्स आर कमिंग इन दैट डाइट इज फ्रॉम वेजिटेबल्स, मेजरली फ्रॉम वेजिटेबल्स। सारी हरी सब्जियां आप खाइए, पर आपको अपना प्रोटीन सोर्स और फैट हाई रहता है। तो ये थोड़ी सी रिस्की डाइट होती है क्योंकि फैट मीन्स हाई कैलोरी। अगर आपने इसमें चीट कर लिया या आपने कार्ब्स डाल दिए तो ये बैकफायर करेगी। बैकफायर करेगी मतलब आपका वेट बढ़ जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि फैट प्रोटीन के साथ इज एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। चिकन को आप बटर में फ्राई कर लीजिए, कीटो डाइट में आप आराम से खा सकते हैं, बट उसी चिकन को या पनीर को आपने किसी ब्रेड की कोटिंग या मैदे की कोटिंग में डाल के फिर फ्राई कर लिया, जैसे KFC का चिकन होता है, तो कार्ब्स आ गए, देन इट इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, इट इज अ जंक फूड। और कार्ब्स बात करना मतलब कि पूरे ग्रेन, सारे अनाज, बिल्कुल, राइस, रोटी, सारे अनाज, सारी दालें, तो ये मुश्किल डाइट है। मुश्किल डाइट है, स्पेशली वेजिटेरियन के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। हमारे तो कल्चर में ही वही है, हम वही खाते हुए बड़े हुए हैं, तो जी थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए अलग ही खाना बनता है। इसकी भी रोटी आती है, अलग फ्लावर आता है इसकी रोटी के लिए। तो आप अपने जो तरीके हैं उसमें इसको शामिल करते हो कीटो डाइट में? मैं बैलेंस डाइट की बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ अरविंद जी। मुझे लगता है जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको बैलेंस डाइट से, जैसे मैंने बोला मैं फाउंडेशन पे काम करती हूँ, तो मैं ऐसी डाइट देना पसंद करती हूँ अपने क्लाइंट्स को जो वो जिंदगी भर फॉलो कर सकें। हाँ, ये ज़रूरी है। हाँ, तो सब चीज़ें होनी चाहिए इसमें, फ्रूट्स भी होने चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए, दालें, राजमा, चिकन, राइस, रोटी, ये सब होना चाहिए, ताकि आप बाहर हो, 4 लोगों के बीच में हो या बीमार हो तो आपको पता होना चाहिए किस तरह की डाइट खानी है, आप आगे तक फॉलो करोगे। उसके शायद वेट लॉस वाइज रिजल्ट्स थोड़े से स्लो हो सकते हैं, कि अगर कीटो डाइट से मैंने 5 kg 1 महीने में कम किया तो बैलेंस डाइट से मैं 3 kg कर पाऊंगी, बट कीटो डाइट में 4 महीने बाद छोड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं कब तक रहूंगी बिना रोटी खाए। बैलेंस डाइट में लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकती हूँ। सही है ये। तो मैं तो बैलेंस डाइट ही पहले, फर्स्ट स्टेप इज बैलेंस डाइट। अच्छा, जिस तरह से ओबेसिटी की बात कही जा रही है और जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम दुनिया के दूसरे बड़े देश होंगे ओबेसिटी में, तो काफ़ी ये डराने वाली चीज़ें हैं। जी जी। और वजह मैं अगर खोजता हूँ तो क्या आपको क्या लगता है कि इसकी एग्जैक्ट वजह क्या है, क्यों इतनी तेज़ी से हमारी कंट्री में ओबेसिटी बढ़ रही है? कुछ हमारा कल्चर और कुछ हमारा बढ़ता हुआ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। कल्चर, क्योंकि हमारे खाने में कार्ब सेंट्रिक डाइट है, इंडियन डाइट। अच्छा। अलग अगर उसे आप बैलेंस करें तो उससे अच्छी डाइट कोई नहीं है। पर अब बैलेंस तो बाद में आएगा, पहले तो ये होगा कि उतना खाना बन नहीं रहा ना, जैसे पहले बनता था 2 सब्जी, दाल है, मतलब दही है, पूरी एक थाली बनती थी घर में। अब एक दाल या सब्जी बन रही है, दाल राइस ही खा रहे हैं या रोटी सब्जी खा ली, शॉर्टकट तो वो एक तो इनकम्प्लीट हो गया और कार्ब्स ही कार्ब्स हैं। दूसरा ये है कि पहले के लोग जब ये खाना भी खाते थे तो उनका फिजिकल वर्क ज़्यादा था, तो वो वजन बढ़ता नहीं था। और इंडिया वॉज अ पुअर कंट्री, तो हमारे लिए कार्ब्स प्रोक्योर करना डेली मील में सस्ता पड़ता था। आप वेस्ट में देखें, उनका रोज का खाना मीट है, तो आप उनकी फिजिक भी देखेंगे बिल्कुल अलग दिखती है ना, वो इतनी जल्दी वजन नहीं बढ़ाते। बट इंडियंस को सस्ता खाना चाहिए था पहले के ज़माने में, और ऐसा जो उन्हें कंटिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड करे, इसीलिए हमने कार्ब्स पर डिपेंड, हम वेजिटेरियन भी हुए थोड़ा कल्चरल इश्यूज के कारण, और फिर हमने कार्ब्स पर ज़्यादा फोकस किया। अब क्या हो गया है कि डाइट वैसी है और हमारी पेइंग कैपेसिटी अच्छी होगी, हम अच्छा कमा रहे हैं, तो हम जंक फूड भी खरीद सकते हैं, हम कार्ब्स को और मतलब वैरायटी ऑफ कार्ब्स खा सकते हैं, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी पहले से बिल्कुल कम हो गई है, इसीलिए हम ओबेसिटी की तरफ जाते जा रहे हैं। मतलब जितने हेल्थ इश्यूज आज की वर्कफोर्स में इंडिया में हैं, बिटवीन 30 to 40, 50 वाली एज ग्रुप में, आई डोंट थिंक सो वी आर बीटिंग एवरी कंट्री नाउ। मुझे लग रहा है कि
प्रोटीन डिफिशिएंट कंट्री भी हम हैं, जी, है ना? सेम रीजन, कार्ब सेंट्रिक डाइट है हमारी। तो क्या ये पॉसिबल है कि कार्ब्स या जो भी हमारा कल्चरल तरीके से जो खाना है उसको खाते हुए भी हम उसमें वो बैलेंस ला सकें? एक तो आपने बोला कि फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो गई है, चलो वो बढ़ा दे, और क्या किया जा सकता है? और अपने डेली खाने को बैलेंस करना है। ये बैलेंस कैसे, मतलब क्या? बैलेंस में बाकी सब चीजें सही हैं, हमें सिर्फ कार्ब्स कम करने हैं और प्रोटीन को बढ़ाना है। क्या होता है कि हम दाल राइस या राइस और रोटी पर ज्यादा फोकस करते हैं, 5 रोटी खाएंगे, 2 कटोरी राइस भर के खाएंगे, सब्जी खाते नहीं है ज्यादा, सैलेड खाते नहीं है ज्यादा। मेनली आपकी प्लेट में सबसे ज्यादा क्वांटिटी सब्जी और सैलेड की होनी चाहिए। राइस थोड़ा सा होना चाहिए, रोटी 2-3 जितनी आपकी एपेटाइट है थोड़ी, बाकी चीजें प्रोटीन कवर करना चाहिए। लोग कहते हैं कि मतलब अब शुरू से जो हम खा रहे हैं रोटी राइस, अब अचानक से सैलेड पे या फिर रॉ फूड्स पे, वैसा जरूरत भी नहीं है। उसको बैलेंस करना है, बस क्वांटिटी एक चीज की कम करनी है और एक की बढ़ानी है। अच्छा, खाइए वही। अगर आपकी प्योर वेजिटेरियन थाली भी खानी है तो दालों को 2 या 3 तरह की दालों को मिक्स करके खाइए, पनीर ऐड कर लीजिए, दही ऐड कर लीजिए। इस तरह से आप बैलेंस बस एक बैलेंस लाने की जरूरत है। अब उस पर बात करते हैं जिसके लिए तमाम हज़ारों लाखों महिलाएं आपको दुआएं देती हैं। उनकी जो वज़न बढ़ने की जो वजह है वो एक तो ये होता है कि प्रेगनेंसी के बाद जी पीसीओडी, जी, थायराइड, ये सब भी तो वजह हैं जिससे बढ़ जाती हैं वजन। लेकिन ये मतलब बीमारी की वजह से इसको बोलेंगे वजन बढ़ना, या उन्होंने भी कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से वजन उनका बढ़ता है? देखिए, प्रेगनेंसी में तो नेचुरली वेट बढ़ता है, 12 से 13 केजी एक नॉर्मल वुमेन का बढ़ता है, बट हमारी इंडियन फीमेल्स का 25-25 केजी वेट बढ़ जाता है उनका। मैं उस पर भी आऊंगी। और दूसरा जो आप पीसीओडी थायराइड की बात कर रहे हैं, वो बीमारी की वजह से वेट नहीं बढ़ रहा है, वेट बढ़ा है इसलिए बीमारी हुई है। हाँ, ये देखिए अच्छी बात आपने कही। ये उल्टा है। तो वेट बढ़ा था, आपने एक्सरसाइज नहीं की, आपने डाइट पर ध्यान नहीं दिया, अब आपको पीसीओडी और थायराइड हो गया। अब आपका वेट घटाना मुश्किल हो जाएगा अगर आपने, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। मेटाबॉलिज्म वो होता है जिसमें जिस स्पीड से आप अपनी बॉडी से एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो स्लो डाउन हो जाता है, एंड फैट इज स्टोर्ड एनर्जी इन आवर बॉडी, तो वो सारा मैकेनिज्म ही डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम फैट गेन करते जाते हैं। तो पीसीओडी और थायराइड की प्रॉब्लम के बाद भी वेट रिड्यूस होता है? वेट रिड्यूस हो जाता है, बट मेहनत ज़्यादा लगती है। इसीलिए आप कैसे थोड़ा वो जादू क्या करते हैं? देखिए, मेरे को भी पीसीओडी और थायराइड ही था जिसकी वजह से वेट बढ़ा था। तो मेहनत ज़्यादा लगती है, इसीलिए मैं तो जिसको भी जो भी मेरे पास आते हैं मैं उनको यही बोलती हूँ, अगर आपका वेट बढ़ रहा है सडनली, अगर 5 से 7 केजी महीने 2-3 महीने में बढ़ा है, इमीडिएटली आप एक्सरसाइज एंड डाइट पर ध्यान दे दो बिफोर इट बिकम्स पीसीओडी और थायराइड। क्योंकि जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगी। विमेन स्पेशली आर वेरी हार्मोनली सेंसिटिव। तो और हम जो ये फर्टाइल पीरियड होता है इसमें और आगे भी हर फेज में हमारा हार्मोन डोमिनेंट रहता है। तो जैसे ही कोई भी एक हार्मोन आपकी बॉडी में डिस्टर्ब होता है और भी बाकी हार्मोन्स भी उससे चैलेंज होते हैं। और वेट गेन इज अ साइड इफेक्ट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। पीसीओडी एंड थायराइड आर हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस। अब प्रेगनेंसी के बाद जैसे आपने बोला कि वेट क्यों बढ़ जाता है, वेट बढ़ता है, बट क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जहाँ एक नई मदर को थोड़ा बहुत अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर काम करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, हमारे यहाँ उल्टा होता है। उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं, उसको घी के लड्डू वो मतलब हैवी ड्यूटी खाना खिलाया जाता है। तो वो उसके पीछे जो मेरे कान में बात पड़ी वो मैं आपको शेयर कर दूँ। तब बताना कि ये कहा जाता है कि जब बच्चा है तो बच्चे को फीड करा रही है माँ, तो उसको भाई अच्छा खाओ, बढ़िया खाओ, वजन बढ़ा भी है तो कोई बात नहीं, दबा के खाओ, बच्चे के लिए अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो लैक्टेटिंग मदर का कॉम्पोजिशन है लैक्टेशन का, वो कोई बदल नहीं रहा है। हाँ, आप मैलनरिश्ड नहीं रह सकते हो, बट ओवर ईटिंग भी मत करो। और अगर जितना अच्छा उनके मिल्क की क्वालिटी विद बैलेंस डाइट आएगी, जहाँ सारे न्यूट्रिएंट्स हैं बराबर, उसमें फैट से या कार्ब से भरपूर डाइट से वो तो नहीं मिल रहा ना। तो क्या करते हैं कि न्यू मदर को काफ़ी वो अजीब सी डाइट होती है, हाई फैट, घी में तरबतर लड्डू और चीज़ें, हर जगह तो कल्चरल चीज़ें वो बनती ही है, वो खानी चाहिए, बट सिर्फ वही नहीं खानी चाहिए। एक आध खा लिया तो ठीक है। और एक्टिविटी हो नहीं रही है, वैसे भी बच्चे के साथ नई मदर बिजी है,
मैं समझ सकती हूँ कि 2-3 महीने तो रेस्ट हर माँ को चाहिए, मैं भी बोलती हूँ कि आप 3 महीने के बाद ही शुरू करें, बट यहाँ क्या होता है साल भर ये प्रोसेस चल रहा होता है। जब तक वो इससे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, दूसरों के हाथ में जाने लगता है, उनका वज़न इतना बढ़ चुका होता है, अलग अलग तरह की हेल्थ इश्यूज़, और जो मेंटल उसका इफेक्ट आता है जब आप अपने आप को खूबसूरत नहीं फील कर रहे हैं एज अ वुमन, तो आपका वो इम्पैक्ट होता है। द फीमेल आर वेरी मच, वी आर ब्यूटी कॉन्शियस जेंडर, बिल्कुल बिल्कुल। हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, तो उसका इम्पैक्ट आपके कॉन्फिडेंस पे आता है। फिर आपको लगता है वजन बढ़ ही गया है तो बढ़े ही रहने दो, छोड़ो। तो ये जो साइक है ये और मेंटल हेल्थ पर, पोस्टमार्टम डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण वेट है। आपके तमाम तरीकों में एक चीज़ आप ज़रूर इंक्लूड कर रहे हो आप, वो है कि एक्सरसाइज, जी, है ना, फिजिकल एक्टिविटी। बिल्कुल। लेकिन सोशल मीडिया पे आप भी रह रहे हो, हम लोग भी देख ही रहे हैं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ डाइट से ही बात बन जाएगी, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ भी खाओ तो भी बात बन जाएगी। बात बन जाएगी मतलब कि वेट लॉस की बात कर रहा हूँ। इसको किस तरह से देखते हैं? अब बात यहाँ से है कि क्या आप सिर्फ वेट लॉस करना चाहते हैं या आप वेट लॉस करके हेल्दी दिखना चाहते हैं, ये चॉइस है। ये बात सही है कि आप सिर्फ डाइट करके बिना ज़्यादा एक्सरसाइज किए घर पे बैठे सिर्फ डाइट करके आप वेट कम कर सकते हैं, बट उसके साथ जो हेयर फॉल होगा, जो स्किन आपकी झलक जाएगी, ग्लो चला जाएगा, आपकी बॉडी लूज हो जाएगी, स्किन लूज हो जाएगी, क्या आपको वैसा वेट लॉस चाहिए? या आपको चाहिए कि मैं वेट भी कम करूं और मेरी बॉडी भी टोन दिखे, मेरी स्किन भी ग्लो करे, मेरे बाल भी अच्छे हों, मेरे नेल्स भी अच्छे हों, मैं सुंदर दिखूं? तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आपकी बॉडी आप समझिए एक मशीन है जो मसल से बनी हुई है, एक पूरा सिस्टम है हमारी बॉडी में, मस्कुलर सिस्टम, जो मूवमेंट और स्ट्रेंथ का काम करते हैं। अगर आप उसे हिलाओगे ही नहीं, वैसे ही हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, इट्स वेरी सेडेंट्री। अब उसमें आप 30-35 मिनट भी अपने आप को बिल्कुल जगह से हिलाओगे नहीं तो मशीन तो फिर बैठ ही जाती है ना, आप नहीं उसे काम पे लाएंगे। ट्रू। तो खाली डाइट से आप खूबसूरती के साथ वेट लॉस तो नहीं कर पाओगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि जैसे किसी महिला ने प्रेगनेंसी के बाद उसको वेट गेन हुआ और लंबे टाइम तक ध्यान नहीं दिया, अब उसका वेट जो है उसी तरह से दिख रहा है, यानी पहले जो वो छरहरी पतली स्लिम दिखती थी अब जो है अलग कैटेगरी में आ गई है, थोड़ी मोटी, तो उसको अब फिर से वापस लाया जा सकता है? आपके तरीके से आप ला सकते हो, या फिर वो जो बढ़ गया सो बढ़ ही गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वेट एक बार बढ़ गया, भले आपने वेट बढ़ने के 4 साल बाद 5 साल बाद शुरू किया तो वो घटेगा नहीं। हाँ, वो टाइम लेगा। विद एज हमारा वेट लॉस करने का जो प्रोसेस है वो स्लो होता जाता है, क्योंकि फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो मेटाबॉलिज्म धीरे होता है, धीरे होता जाता है। हार्मोन्स के साथ मेनोपॉज आते आते तक आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। तो एक महिला जो 30 साल की उम्र में वज़न घटाना चाहती है और एक जो 40 साल में और एक 50 साल में, इन तीनों का कितना वज़न 3 महीने में घटेगा ये बिल्कुल अलग रहेगा। 3 महीने में एक जन शायद 10-15 kg घटा ले जो 30 इयर्स की हैं, 40 इयर्स की शायद 8 से 10 kg कर लें, और जो 50 इयर्स के हैं वो 4-5 kg कम कर लें। अच्छा, ये भी हो। तो विद एज आपका हार्मोनल हेल्थ इफेक्ट होती है और उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो वज़न कम करना स्लो हो जाता है। प्रेगनेंसी के बाद जो वेट बढ़ता है उन लेडीज़ के लिए कुछ टिप्स, कुछ चीज़ें बताइए जो घर में हैं या कुछ और करना, मतलब इस तरह से वो अपना वेट लॉस करना चाह रही हैं लेकिन नहीं कर पा रही हैं किसी न किसी वजह से। सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि कोई पैकेज ले या किसी के साथ कनेक्ट हो पाए, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, सोशल मीडिया तो सबके पास है, ठीक है। अब सोशल मीडिया दो धारी तलवार है सही इन्फॉर्मेशन भी और गलत इन्फॉर्मेशन भी, बहुत कंफ्यूज कर दिया है, स्पेशली फिटनेस के लिए। तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगी कि सही लोगों को फॉलो तो आप कर सकते हैं, फैट डाइट्स के पीछे मत जाएं, ये जो शॉर्टकट्स बता रहे हैं या जो आपको गुमराह कर रहे हैं कि ये भी खा लो वो भी खा लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, वजन कम हो जाएगा, उनको मत फॉलो करें। ऐसे लोगों को ढूंढें जो जेन्युइनली आप, और जो सच में आपको सही सलाह दे रहा होगा ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सही तो लग रहा है, क्योंकि वो ऐसी कोई बात बोल रहा होगा जो आप 4 अलग और एक्सपर्ट्स भी बोल रहे होंगे। तो ऐसे किसी के पास मत जाए जिन्होंने अलग ही नया एक थ्योरी निकाल दी है और उसको वो फॉलो करके वो कह रहे हैं कि क्लेम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी ड्रास्टिक और ईजी टू फॉलो, क्योंकि वेट लॉस करना प्रेगनेंसी के बाद इज़ नॉट ईजी, इट टेक्स हार्ड वर्क।
तो आप घर पर भी वेट लॉस कर सकते हैं, नॉर्मल खाने और एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत घर में ही मूवमेंट के साथ आप कर सकते हैं, बट सही प्लान या सही सलाह होना आपके पास ज़रूरी है। तो सही, पहली बात तो सही सलाह सुनना शुरू करें। सही सलाह में कुछ लोग ये भी देते हैं कि प्रोटीन पाउडर खाओ, सप्लीमेंट्स खाओ, ये कितना सही है, ये कितना काम करता है, या इसमें भी मार्केट हावी है? देखिए, मार्केट तो हावी है, इसमें कोई वो नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सप्लीमेंट्स खराब है। अच्छा, ठीक। सप्लीमेंट का मतलब है कि क्या चीज़ आपकी बॉडी में डेफिशिएंट है, उसको मैं कैसे पूरा करूं। सप्लीमेंट का काम तब आता है जब खाने से वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, या आपने बहुत दिनों तक कोई न्यूट्रिएंट को इग्नोर किया, तो उसकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई है, जो अब आपको सप्लीमेंट करके ही पूरी करनी पड़ेगी। सप्लीमेंट के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं तो आप उसको क्लियर करना। ये भी कहा जाता है कि सप्लीमेंट बॉडी नहीं एब्जॉर्ब करती है वो चीज़ें, क्योंकि आप नेचुरल सोर्स से नहीं ले रहे हो। नहीं, ये गलत है। देखिए, सप्लीमेंट तो बना ही इसलिए है कि आपकी बॉडी जाए तो एब्जॉर्ब हो, बट सही ब्रांड, सही क्वालिटी का भी लेना ज़रूरी है। पर ये बात भी सही है कि आप ये नहीं कर सकते कि आप सब कुछ खाने पे सब चीज़ें डामडोल हो रहा है और सप्लीमेंट खा रहे हैं। स्पेशली जैसे प्रोटीन की बात करें, अब अगर आप डिनर और लंच में इनकम्प्लीट मील खा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं प्रोटीन पी लेता हूँ या पी लेती हूँ तो हो गया मेरा, हो तो जाएगा, बट आपकी फाउंडेशन तो वीक है ना। कब तक आप सप्लीमेंट्स लेंगे? सप्लीमेंट का काम है जब बेसिक लेवल पे चीज़ें इनकम्प्लीट हैं तो आप बाहर से उसको ले रहे हैं, ठीक। और उसके बाद सही ब्रांड और ओरिजिनल ब्रांड, ओरिजिनल प्रोडक्ट, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेक प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। वो क्लेम हमेशा लेबल पढ़ें, फ्रंट ना पढ़ें। फ्रंट इज मार्केटिंग, लेबल इज बैक, विच इज द राइट पिक्चर। तो पीछे देखें क्या क्या मिल रहा है। अच्छा। और सप्लीमेंट एक अलग चीज़ है और सप्लीमेंट फूड प्रोडक्ट्स एक अलग चीज़ है। अच्छा। जैसे आपको अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपने विटामिन डी का सप्लीमेंट लिया, आपको जिंक या मैग्नीशियम की है तो आपने वो लिया, प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो आपने प्रोटीन लिया। अब एक होता है आजकल आने लगा है प्रोटीन चिप्स, या प्रोटीन कुकीज, बड़े ऐड होते हैं। जी। तो ये आपका सप्लीमेंट नहीं है, ये आपके टेस्ट बर्ड्स के लिए एक हेल्थियर चॉइस है। तो ये आप रोज इसको खा के, प्रोटीन चिप्स खा के आप ये नहीं बोल सकते मेरा प्रोटीन कंप्लीट हो गया। ये उन सिचुएशन के लिए कि आपका चिप्स खाने का मन हो रहा है। अब अगर एक नॉर्मल चिप्स के पैकेट की जगह मेरे को प्रोटीन चिप्स का ऑप्शन मिल रहा है विच इज हेल्थियर कंपैरेटिवली, आई विल चूज दैट। तो सप्लीमेंट डज नॉट मीन कि आपने फूड प्रोडक्ट को ही बदल दिया। फूड प्रोडक्ट बेसिक तो वही रहेगा, डेफिशिएंसी के ऊपर सप्लीमेंट आएगा। एक और सवाल मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये कैसे पता चलेगा कि डेफिशिएंसी क्या क्या है? कई सारे विटामिन्स होते हैं, है ना, और जो अगर चलो अब मैं कह रहा हूँ सप्लीमेंट हमें लेना ही है, तो क्या किसी तरह का कोई चेकअप होता है या कैसे? कैसे? प्रॉपर आप ब्लड टेस्ट कराइए अपना। अच्छा। स्पेशली विटामिन्स की और मिनरल्स की डेफिशिएंसी तो आपको ब्लड वर्क से पता चल जाएगी, आपको रिपोर्ट में ही दिख जाता है कि क्या क्या डेफिशिएंट है। उसके बाद आप किसी डॉक्टर से या किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करके उसको ऐड कर सकते हैं। और कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे जैसे कोलेजन हो गया जो स्किन के लिए अच्छा होता है, तो ये सप्लीमेंट्स आम तौर पर जनरल पब्लिक के लिए हार्मलेस हैं, बिगर पॉपुलेशन के लिए। या गट बैक्टीरिया हो गया, मतलब गट के लिए भी आजकल काफ़ी प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स आते हैं, तो ये जनरल पब्लिक के लिए सेफ है। बट फिर भी आपको केयरफुली इसको चूज करना पड़ेगा। अगर आपका गट सेंसिटिव है या आपको लग रहा है कि ये सप्लीमेंट मुझे सूट नहीं कर रहा, तो उसको बंद कर दीजिए। अच्छा। क्योंकि एक इंडिविजुअल लेवल पे आपको एलर्जी हो सकती है, हर बॉडी अलग है। वो जो टेस्ट कराते हैं वो जनरल पॉपुलेशन पर होता है, बट हो सकता है कि आपको, और क्या पता आपको ज़रूरत ही ना हो। अब ऑलरेडी आपके अगर स्किन और हेयर अच्छे हैं और आप फिर भी कोलेजन ठूसे जा रहे हैं या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम सही कर रहा है पर आपने प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक लेना है क्योंकि बाजू वाला ले रहा है या कोई फलां सेलिब्रिटी ले रहा है, देन इट मेक्स नो सेंस। आप सिर्फ पैसे वेस्ट कर रहे हैं। पहले देखिए तो आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। और ये सब चीज़ें लें तो किसी न किसी के संपर्क, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर, किसी कंसल्ट करके लेंगे तो बेहतर रहेगा। अभी आप बोल रहे थे कि लेवल अलग चीज़ होती है और फ्रंट जो अलग होता है, तो आम इंसान कैसे समझे, जरा वो सब हमें बताइए, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हर पैकेट डब्बे पे लिखी होती हैं। क्या क्या देखना चाहिए, कैसे? अब अगर आप मैगी का पैकेट नोटिस करें या ये केलॉग्स के ब्रेकफास्ट पैकेट्स नोटिस करें, उसमें लिखे हेल्दी ब्रेकफास्ट रिच इन आयरन एंड सोडियम मैग्नीशियम, और मतलब
बहुत सारे विटामिन A, D, E, K2 सब लिखा होता है. बिल्कुल. दैट इज मार्केटिंग. हाँ, बट यू गो बैक टू द लेबल, पीछे देखते हैं पीछे, इंग्रेडिएंट्स, हाँ. उसमें देखें शुगर कितनी है, क्या प्रेजर्वेटिव्स यूज़ किए हैं, आर्टिफिशियल कलर कौन सा यूज़ किया है ना, कितना सोडियम लेवल है, जो भी प्रेजर्वेटिव, सॉल्ट, शुगर और मेन इंग्रेडिएंट जिससे बना है, तेल कौन सा यूज़ किया, ट्रांस फैट कितना है, ये सब आपको पढ़ना होगा. इसकी बेसिक वैल्यू की जानकारी आपको होनी चाहिए कि अच्छा ये प्रेजर्वेटिव्स ठीक है, ये प्रेजर्वेटिव्स मुझे नहीं लेने चाहिए, या शुगर को किस चीज़ से रिप्लेस किया. कई बार शुगर फ्री बिस्किट से ऐसे कुछ आते हैं, तो क्या उसमें मीठा करने के लिए क्या इंग्रेडिएंट है, कैलोरीज कितनी है उसमें, सोडियम लेवल क्या है उसका, तो ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. तो लेबल पढ़ना आना चाहिए. ठीक है. प्रिजर्वेटिव्स की बात आपने की, तो वो तो मैं देखता हूँ कि लगभग हर हाँ. जगह यूज़ होता है. जी. इवन मैं तो देख रहा था कि जैसे दूध है, तो मैं एक ब्रांड का दूध लेता हूँ, मैं ले रहा था, और उसके अंदर पता नहीं वो क्या था कि उस पैकेट को सुबह से लेकर शाम तक रखे रहो आप, वो फटता नहीं था, दूध फटता नहीं था. पर आपने क्या लेबल पढ़ा उसका? ये तो यही गलतियां तो हम लोग करते हैं, इसलिए शायद मैं समझना चाह रहा हूँ कि उसमें क्या चीज़ ऐसी, कुछ ना कुछ तो मिक्स करते होंगे जो नॉर्मल आप दूध लेते हो तो उसमें नहीं होता. दूध का तो खराब होना, शेल्फ लाइफ कम है, तो वो टेट्रा पैक और द वे दे पैकेज उससे थोड़ा सा सेव कर सकते हैं. बट अगर एनीथिंग दैट हैज कम पैकेज्ड, वो बिना प्रेजर्वेटिव्स के शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाएं? तो हर तरह का प्रिजर्वेटिव मतलब नहीं लेना चाहिए, या कुछ अमाउंट में लिया जा सकता है, या क्या है? सो जो इंडिया की जो गवर्निंग बॉडी है, वो यही चेक करती है कि कौन से प्रेजर्वेटिव्स यूज किए हैं. बिना उसके ऑथेंटिक, बिना चेक के, क्वालिटी चेक किए, तो उनको वो लेबल मिल ही नहीं सकता FSSAI का. तो उसके अलावा प्रेजर्वेटिव्स सेफ है अदरवाइज, बट है तो केमिकल ना. किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम आप करेंगे, अगर आप दिन में 5 पैकेट चिप्स के खा रहे हैं, तो उसके अंदर जो केमिकल्स यूज़ किए हैं वो कहीं ना कहीं तो आपको इम्पैक्ट करेंगे. सही बात है. ये सोशल मीडिया पर तमाम तरह, चाहे इंस्टा हो, यूट्यूब हो, नए तरह के हैक्स, नए तरह की लाइन, 7 दिन में जो है वजन कम करो, या कुछ इस तरह की नई चीज़ें लाइन्स आती रहती हैं. जी जी. इनको किस तरह से देखती हैं आप? मेरे हिसाब से तो ये बकवास है. मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बकवास तो है. क्या ये पॉसिबल नहीं है कि 7 दिन में वजन कम करो? 7 दिन में वजन, वो कहते हैं कि डिटॉक्स डाइट कर लो. आप हमारे साथ सिर्फ ये जूस पीते रहो, या ये सब्जी खाते रहो, ये काढ़ा पीते रहो, खाना वाना कुछ नहीं खाना, बस ये पीते रहो. आप खुद ही बताइए, ये हेल्दी तो है नहीं अरविंद जी. 7 दिन में आपने 2-3 किलो कम भी कर लिया, बॉडी क्लेंस हो गई. पहली बात तो बॉडी को अलग से क्लेंस करने के लिए कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं. आपकी बॉडी में एक प्रॉपर सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपके बॉडी में, जो सारा वेस्ट आपकी बॉडी से निकाल देता है. बट फिर भी किसी तरह से आपका सिस्टम ब्लॉक हो गया, आपने कुछ ऐसा उल्टा सीधा खाया कुछ दिन तक, तो हो गया. तो जो रेगुलर डाइट के साथ आप कुछ चीज़ें ऐड करें, कोई डिटॉक्स ड्रिंक आप रोज़ की डाइट में ऐड करें, या अपना खाना पीना ही सही कर लें, ऑटोमेटिकली बॉडी डिटॉक्स होगी. फल सब्जियां खाएं, फाइबर खाएं, पानी अच्छे से पिएं, और जो भी रेगुलर बैलेंस्ड फूड है उसके साथ ऑटोमेटिकली बॉडी हो जाती है डिटॉक्स. अगर आपको कुछ ऐड करना है तो नॉर्मल खाने को छोड़कर अगर आप कुछ 1-2 चीज़ें एलिमेंट डिटॉक्स के डाल सकते हैं, कोई ड्रिंक हो गया, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड. बट बिल्कुल अपना बेसिक खाना छोड़कर आप 7 दिन, कोई 21 दिन का कोर्स देते हैं, उस पर चले जाओ, तो आप ना तो वो सस्टेनेबल है, कभी ना कभी तो उससे बाहर आना पड़ेगा, और फिर वो वापस से वेट बढ़ जाएगा. अगर एक्सट्रीम करा रहे हैं वो, तो दैट इज़ नॉट हेल्दी. सही बात है. कंफ्यूजन भी तो बहुत है ना जी. बहुत कंफ्यूजन है, और हम तो फ़ोन से जुड़े हैं, तो सोशल मीडिया से जुड़े हैं. टू मच अवेयरनेस, टू मच इन्फॉर्मेशन, दैट्स द प्रॉब्लम नाउडेज. हाँ, तो ये जो ऑनलाइन फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, जो कुछ बोलते रहते हैं, कुछ कहते रहते हैं, आपके सामने तो आएगा ही. कैसे इनमें फ़र्क किया जाए, जो वो बोल रहे हैं वो साइंटिफिक है या नहीं है, वो भी समझना ज़रूरी है. एक चीज़ तो मैं आपको, अभी मैंने जैसे बताया कि कोई अगर एक अनोखा उठ के कोई बता रहा है ना, फजीता कि ये कर लोगे तो वजन कम हो जाएगा, तो जरूर उसमें दाल में कुछ काला है. अगर कुछ सच में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, तो 4 एक्सपर्ट्स तो सेम बात बोल ही रहे होंगे. प्लस थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है. इतनी इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल नहीं है. अंधाधुंध किसी को फॉलो मत करिए, मुझे भी मत करिए. अगर मैं कोई बात बोल रही हूँ तो जाके
कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट्स, ICMR या कोई भी हेल्थ वेबसाइट्स जो अच्छी हैं, गवर्नमेंट की या यूनिवर्सिटीज़ के जो रिसर्च पेपर आए वो सब पब्लिश होते हैं। आप फाइंड आउट तो कर सकते हैं। कितना मिनट लगेगा, मतलब जितनी देर में आप उस हैक को अपना लेंगे उतनी देर में आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एटलीस्ट मोटा मोटा आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। अच्छा, कोई एक ऐसी बॉडी भी होनी चाहिए ना जो इन पर नजर रखे, अंकुश रखे। कोई कुछ भी बोल के निकल जा रहा है। हाँ। कितने लोग फंस जा रहे हैं स्ट्रैप में। बिल्कुल। और कैसे फिर क्या मतलब अभी आजकल वो ChatGPT सबका डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट बने हुए हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी बना हुआ है। मैंने इनफैक्ट लिंक्डइन में एक पोस्ट भी किया था इस पर कि ChatGPT आपका ना लॉयर है, ना आपका डाइटिशियन है, ना आपका ट्रेनर है। ChatGPT आपको सजेस्ट कर सकता है बट इट इज़ नॉट एन एक्सपर्ट। और इस पर काफ़ी सारे कंसर्न्स हुए। एक इंसान ने सोडियम, उनके BP का इशू था तो उन्होंने बोला मैं सोडियम नहीं ले सकता, मुझे एलर्जी है, मैं क्या ले लूँ। ChatGPT उन्होंने कोई और एलिमेंट बता दिया, उनको उससे पॉइजनिंग हो गई। तो मतलब इट वाज अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। तो और फिर उनके फाउंडर को आके ये बोलना पड़ा, दे हैड टू गिव द स्टेटमेंट दैट प्लीज डोंट यूज ChatGPT फॉर ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि वो एक सजेस्टिंग इंजन है। इट्स नॉट कि आप सब कुछ यूज सब कुछ, और उसको एक्चुअली सब कुछ आपने बता भी नहीं रखा है ना, तो ये भी तो कितना आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसी के आधार पे उसने बता दिया कुछ। अभी कल को फिर लोग डॉक्टर की जगह ChatGPT से ही पूछने लगेंगे तो कैसे होगा। अच्छा, जो ये बिजी शेड्यूल वाली लोग हैं, महिलाएं हैं, मॉम्स हैं, उनको कुछ अगर आप टिप्स देना चाहें, बताना चाहें फिट रहने के लिए, क्योंकि भाग दौड़ बहुत है, किन बातों पे, अगर 2-3 बातों के पर ध्यान देने की बात की जाए तो वो 2-3 बातें कौन सी हो सकती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए? 3 चीज़ें मैं उनको बोलूँगी। एक तो 30 से 40 मिनट का पूरे दिन का एक्टिविटी। नाउ दैट एक्टिविटी डज नॉट मीन कि आप घर में इधर से उधर जा रहे हो या ऑफिस में इधर से उधर जा रहे हो। डोंट, दैट इज गुड, बीइंग एक्टिव इज गुड, बट 30 से 40 मिनट आप एक्सरसाइज में लगा दो। इट कैन बी 5-5 मिनट के ब्रेक में आप अपने फ़ोन में हर 2 घंटे बाद 5 मिनट का एक अलार्म सेट करो और उसमें 5 मिनट सिर्फ स्क्वाट कर लिया या पुशअप्स कर लिए या क्रंचेस कर लिए। ऐसे 5-5 मिनट करके आपने 6 से 7 ब्रेक भी ले लिए, आपका 30-35 मिनट का वर्कआउट हो गया पूरे दिन का। अलग से आपको जिम में जाने की या टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है अपनी स्लीप पर ध्यान दें। ये आजकल क्या हो गया है कि फ़ोन का इतना वो माइंडलेस स्क्रोलिंग इतनी हम लोग करने लग गए हैं। मैं भी करती हूँ कई बार। माइंडफुलनेस उसमें लानी पड़ेगी कि आपको अपना सोने का माहौल बनाना पड़ेगा। और 6 से 7 विमेन नीड मोर स्लीप देन मेन कंपैरेटिवली। तो 7 से 8 घंटे की जो वो ब्यूटी स्लीप कहते हैं, उसको सही में ब्यूटी स्लीप इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी बॉडी रिकवर और जो भी आप एक्सरसाइज की मेहनत करें, डाइट की मेहनत करें, वो नींद में ही उसके रिजल्ट आएंगे। जब बॉडी रेस्ट में होगी तभी तो वो काम करेगी सारा। तो स्लीप इज इम्पॉर्टेंट। तीसरा, अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। Do not have incomplete meals. Do not have those hasty meals. And if you do not have time for making a full meal, then आप ऐसे किसी प्लान में या किसी ऐसे इंसान को फॉलो करें या अपने आप को जागरूक करें कि कैसे कम समय में पूरा न्यूट्रिएंट वाइज हम कैसे पूरा मील ले सकते हैं। और ये बहुत मुश्किल नहीं है अरविंद जी, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। शायद बोरिंग खाना खाना पड़ेगा आपको रोज के रोज, बट इम्पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। अपने लिए वो समय निकालना, अपनी डाइट का समय निकालना आपको ज़रूरी है। ये नहीं कि घर में जो बन रहा है मैं वही खाऊंगी, मैं तो ज़्यादा कुछ कुक नहीं करूँगी। अगर आपकी बॉडी, अगर आप प्रोटीन डेफिशिएंट है तो क्यों नहीं खाना है? मतलब अगर आप बाहर ऑप्शन भी तो दिख जा रहे हैं, और हमारे जो आइडियल हैं, स्टार्स हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करते हुए दिख जा रहे हैं। रणवीर सिंह किसी चीज़ का ऐड करेंगे, बड़े ब्रांड हैं, मैकडी है, अमूल है, कुछ कुछ बना के वो बेच रहा है, तो लोगों का एक ट्रस्ट है कि अच्छा इतनी पुराना ब्रांड है तो ठीक ही दे रहा होगा। बिल्कुल। तो ये भी तो एक तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बिल्कुल क्रिएट कर रहा है। वही मैंने आपको बोला कि वो चीज़ें कभी कभार के लिए अच्छी हैं। अगर आप मैकडोनल्ड गए हैं, आपका बर्गर खाने का मन है या सब लोग आपके साथ के खा रहे हैं, तो उस नॉर्मल बर्गर से अगर आपने जो भी उन्होंने अभी निकाला है, शायद कोई प्रोटीन मील, प्रोटीन बर्गर, वो खा लिया तो वो बेहतर है। या आपने चिप्स, नॉर्मल चिप्स की जगह प्रोटीन चिप्स खा लिया तो वो बेहतर है। बट वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता अरविंद जी। रिप्लेसमेंट, खाने का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अपना मील, जितना आप अपना कुक किया हुआ खुद का मील खाएंगे, जहां आपको पता है कि सोर्स से एंड प्रोडक्ट तक मैंने क्या कितना डाला है, कितना नमक है, कितना तेल है, कितने मसाले हैं, कितनी सब्जी है, जितना आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी, जितना कम प्रोसेस्ड वो खाना होगा, उतना आपको फ़ायदेमंद करेगा।
उसके तरीके हैं कि आप एक बार में बल्क कुक कर लीजिए, आधा आधा सब्जियां काट के रख लीजिए अपने पास फ्रिज में, थोड़ा चिकन या जो भी आप प्रोटीन खाना चाहते हैं उसको बना के रख लीजिए, राइस भी बना के रख के स्टोर करिए। लोग बाहर तो प्रॉपर 7 डब्बे खरीदते हैं वो। अच्छा। हाँ, जैसे ब्रेकफास्ट के 7 डब्बे 7 दिन के प्रॉपर मेजर करके वो हर डब्बे में अपना मील डाल देते हैं। अच्छा। इसमें एक राइस सातों में गया, फिर सब्जियां सब में गई, फिर प्रोटीन सब में गया। सीधे निकालते हैं वो डब्बा, गरम करते हैं और खा लेते हैं। अरे उनके में वो तेल मसाले का सीन ही नहीं है, नहीं। बहुत उबला नमक कच्चा पक्का खा लेते हैं वो। इधर तो उसके बिना हमारे पास नीचे नहीं जाएगा। खाना बनाने का टाइम बहुत है ना, तो और लेकिन फिट रहे। आपको क्या, जैसे कि आप कितना आपका वजन था उस समय जब वजन बढ़ा था? जी जी। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कितना था उस वक्त तक? मेरा करीब 100 kgs वेट था। 100 kg था। 35 kg मैंने एक साल में घटाया था। मेरी उम्र थी कुछ, आई थिंक आई वाज 30। तो कुछ लोग डरते हैं या थोड़ा खौफ खाते हैं या उस दिशा में जाना ही नहीं चाहते, उनको लगता है कि बहुत टाइम देना पड़ेगा, बड़ी जिंदगी उलझ जाएगी। तो आप बताइए, आप जैसे दिख रही हैं, जैसे फिट हैं, वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक मिसाल है। जी जी। वो क्या वाकई इतना टफ होता है? देखिए, मैंने भी 3-4 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद ही मैं सक्सेसफुल हुई थी। तो अच्छा। कोई भी अगर जो अपनी जर्नी शुरू करते हैं ना, तो वो पहले 4 बार फेल होते हैं। यहाँ पे डिफिकल्टी टाइम की नहीं होती, कंसिस्टेंसी की होती है। फिटनेस इज अ जर्नी दैट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट। आप ये नहीं कर सकते हो कि 3 महीने आपने वजन कम कर लिया, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, अब 3 महीने मैंने कर लिया ना कम, अब दोबारा और करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ ये तो एक हैबिट है। आपको जैसे नहाते हैं, अपनी बाकी हाइजीन का ध्यान रखते हैं, ये आपकी इंटरनल हाइजीन का काम है। एक्सरसाइज इज इंटरनल हाइजीन, डाइट इज इंटरनल हाइजीन। आप जंक फूड नहीं खा सकते हो 3 महीने बाद। वाह, अच्छी बात कही इज गुड। हाँ, ये हैबिट मतलब वो उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा, जैसे आपको ब्रश करने के लिए अब सोचना नहीं पड़ता है। हाँ, है ना? तो वैसे ही नहाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। करना ही है बस। ये जब तक साइकोलॉजिकली ये बटन दबता नहीं है ना, तब तक ये बहुत मुश्किल लगता है कि बहुत, फिर हम बहाने ढूंढते हैं कि इसमें टाइम लगेगा, ये मेरे से हो नहीं पाएगा, मेरे पास तो मैं खाना नहीं बना सकती। ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो लोग कर रहे हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं दिन के, और आपके पास भी 24 घंटे हैं। तो ऐसा क्या है कि वो कर पा रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं? सीरियसली हाँ, थोड़ा एफर्ट इनिशियली तो डालना पड़ेगा। तो हमारी सोसाइटी ऐसी है ना कि सेलिब्रिटीज जो हैं वो रोल मॉडल हैं, जो कहते हैं वो उनके लिए तो आम लोगों के लिए ब्रह्म वाक्य हो जाता है। चलिए, मैं एक ऐसे हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन अगर करता हूँ आपसे, थोड़ा फन टाइप्स की। अगर आपको एक मौका मिले किसी सेलिब्रिटी को सेलेक्ट करने का ताकि आप उनकी हेल्प कर पाएं, तो वो सबसे ज़रूरतमंद सेलिब्रिटी कौन होगी आपके हिसाब से और क्यों? ज़रूरतमंद तो नहीं, बट एक सेलिब्रिटी है जिनको मैं अप्रिशिएट करती हूँ और मुझे लगता है अभी पोस्ट प्रेगनेंसी में उन्हें शायद मेरे नॉलेज की ज़रूरत हो, वो है दीपिका पादुकोण। उनका रीज़न ये है, एक तो वो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, बचपन से स्पोर्ट्स में रही हैं, तो एथलेटिक बॉडी है, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उन्हें समझ है फिजिकल एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन की। तो वैसे भी मैं उन्हें काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ। तो आई वुड लाइक टू हेल्प फॉर, एंड अभी वो पोस्टमार्टम से गुजर रही हैं, तो शायद मैं उनकी मदद कर सकूं। चलिए, गुड। आई होप कि इस पॉडकास्ट के जरिए उन तक ये आवाज़, ये बात पहुंचे। आई होप सो टू। अच्छा, आपको अभी तक के करियर में बहुत सारे लोग मिले होंगे जिनकी आपने हेल्प की होगी, लेकिन उसमें कोई ऐसा फनी या वियर्ड व्यक्ति सामने आया जिसको आपने हेल्प किया हो, या वो अजीब सी स्थिति सामने आ गई हो? ऐसा कई बार होता है कि आप पोर्शन कंट्रोल बताते हो क्लाइंट्स को। अब मैंने किसी को कोई बंगाल से थे, तो उन्होंने बोला मैं तो राइस ईटर हूँ, मुझे राइस खाना बहुत पसंद है, प्लीज़ मेरे डाइट में ऐड करो। और मैं वैसे भी कट डाउन नहीं करती हूँ डाइट में, तो मैंने उन्हें बोला 1 बोल राइस का आप ले सकते हो, और मेजरमेंट भी बताया कि इतने ग्राम का ले सकते हो। उनके पास शायद मेजरिंग स्केल था नहीं, और वो अपने हिसाब से बोल जो था, वो उनका बोल ये साइज का था। अच्छा। और मेरा रेफरेंस बोल ये साइज का था। और वो 10 दिन तक बोल रही मैं खा रही हूँ, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मैं तो बिल्कुल आपकी डाइट फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने बोला जरा आप अपने बोल्स की पिक्चर भेजो, आप क्या क्या मेजर कर रहे हो। तो फिर उन्होंने भेजा जब मुझे, तो जो बोल मैंने उनको प्रोटीन के लिए यूज़ करने का था या सब्जियों के लिए बड़ा बोल यूज़ करने का, तो वो उसमें राइस भर के वो खा रही थी। तो वेट कम तो नहीं हुआ, बढ़ ही गया था। बट हमने उसको फिक्स कर लिया था बाद में। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक
फिटनेस टिप आपके लिए टफ होगा, बहुत सारी चीजें आप कवर करते, फिर भी अब बताओ कोई एक फिटनेस टिप जो आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक फिटनेस टिप जो मैं देना चाहूँगी किसी को भी, मतलब ये एक ऐसा टिप है जो हर कोई फॉलो कर सकता है, ये है कि आप अपने डिनर में कार्ब्स कम कर लीजिए या कट कर लीजिए। चिकन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज खाइए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर खाइए, और सब्जियों के साथ खाइए उसको। कितनी भी सब्जी लेनी है आपको, हरी सब्जी, कैप्सिकम, ब्रोकली, प्याज, गाजर सब डाल के उसको खाइए, और दाल खा लीजिए 1 कटोरी, तो वो एक लो कार्ब डाइट हो जाएगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कुछ दिन आप सिर्फ प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करिए। अब उसमें क्या आ गया, अगर आप एग्स खाते हैं तो एग्स का ऑमलेट या बॉइल्ड एग खा लिए, या फिर मूंग दाल का चीला, आप वेजिटेरियन है तो वो खा लिया, या अगर आप प्रोटीन स्मूदी बना के ले सकते हैं तो वो पीजिए। और आप देखिए कि आपका आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आप पहले से लाइट फील करेंगे, और मूड अच्छा फील करेंगे। और जो भी रोटी राइस है वो लंच में खाइए, मना नहीं कर रही हूँ मैं। और 10 दिन करके देखें और आपको उसका फायदा दिखेगा। वेरी नाइस। अच्छा, अगर दीक्षा छाबड़ा रूल बुक अगर कोई हो ऐसा, तो उसका गोल्डन रूल क्या होगा? उसका गोल्डन रूल है, नेवर यूज एनीथिंग नेगेटिव अबाउट यू और योर बॉडी। वी विल ओनली स्टार्ट विद पॉजिटिव एफर्मेशंस, कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वेट कम कर रही हूँ, मेरा वेट कम हो जाएगा, मैं डाइट फॉलो कर सकती हूँ। हम उल्टा जाते हैं, आई हेट माई बॉडी, मैं तो देख ही नहीं पा रही हूँ अपनी बॉडी को, छी मैं कैसी लग रही हूँ। ये नहीं, पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ, और आप जब उस मैनिफेस्टेशन मोड में शुरू करते हैं अपनी फिटनेस जर्नी, तो मैं भी बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ, और बिल्कुल वो एक जो बनता है ना माहौल बिटवीन अ ट्रेनर, एन एक्सपर्ट एंड द क्लाइंट, वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से स्टार्ट होता है। तो ये मेरी रूल बुक में हमेशा है, डोंट से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ। वाह, हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत शानदार रहा, बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हुए हैं, कोई चकाचौंध नहीं, शॉर्टकट नहीं, क्लियर बातें आपने की, और सबसे बड़ी बात की ग्राउंडेड और बेस के साथ आप आगे बढ़ रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अरविंद जी, इट्स ऑल माय प्लेजर। थैंक यू।